हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीएमई। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इससे पहले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो थी कि व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। इससे पहले वीडियो में अगर उसके बारे में जानना है आपको कि कौन कौन सी इसके रीजंस हैं कि व्हाई दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों होती हैं, तो आप इसके लिए पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द रीजंस रीजंस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होने के पीछे। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या था? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरा जो रीजन था वो क्या था? लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं। और थर्ड वन क्या था? ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होने के पीछे तीन मेन रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, यानी कि एक ह्यूमन अनलिमिटेड डिजायर करता है, अनलिमिटेड कमोडिटीज को परचेज करता है और कंज्यूम करता है। दूसरा, रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज वी हैव 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो लिमिटेड रिसोर्स है और उस रिसोर्स की जो ह्यूमन वांट्स फुलफिल करने की जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तीसरा, ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो पहले ही कम है, लिमिटेड है हमारे पास, साथ साथ उनके क्या है? ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज होते हैं। सपोज दिस लैंड कैन बी यूज टू ग्रो द वीट, दिस कैन बी यूज टू ग्रो द राइस, this can be used for the residential purpose, this can be used for the commercial purpose etc. तो ये तीन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब इनसे कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जो किसकी वजह से अराइज होती हैं? उन तीन मेन रीजंस की वजह से अराइज होते हैं। थ्री मेन रीजंस एंड थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन करना है वो करना किसके लिए है, टू होम वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। सो दीज आर द मेन थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द थ्री मेन रीजंस वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं एक एक सेंट्रल प्रॉब्लम को। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम जो किसी भी एक इकोनॉमिक एजेंट के सामने आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। किस चीज का प्रोडक्शन करें? बेसिकली जो गुड्स होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर किसी भी इकोनॉमिक एजेंट को ये डिसाइड करना होता है कि जो वो प्रोडक्शन करेगा वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। अब कंज्यूमर गुड्स क्या हैं और कैपिटल गुड्स क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो गुड्स जिनको कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी के लिए यूज करता है, फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल मशीन्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। ये कंज्यूमर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना करके फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करता है। सपोज कोई भी एक कंपनी है जो कि टायर बना रही है, तो टायर का कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट यूज तो करेगा नहीं। टायर सपोज वो किसी ट्रैक्टर के टायर बना रही है, कार के टायर बना रही है, तो दैट इज अ कैपिटल गुड्स, मींस जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होती हैं, मींस विच आर रेडी टू यूज, वो तैयार हैं कि हम उनका कंजप्शन कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स अभी रेडी टू यूज नहीं होती, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं।
तो व्हाट टू प्रोड्यूस की सेंटर प्रॉब्लम क्या कहती है? व्हाट टू प्रोड्यूस की सेंटर प्रॉब्लम कहती है कि जब एक इकोनॉमिक एजेंट प्रोडक्शन करता है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस की। इसका मतलब उसको ये डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करूं। कौन सी गुड्स का मतलब दो तरीके की गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हो, कपड़े बना सकते हो, आप मशीनरी बना सकते हो, ट्रैक्टर्स बना सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस में है और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर किस में है और मैक्सिमम यूटिलिटी किस में है। तो सेंटर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर को इन दोनों टाइप्स ऑफ गुड्स के बीच में सोचना है कि मुझे कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। उसके साथ साथ इन व्हाट क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स ऑफ द प्रोडक्शन। कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें और अगर गुड्स का प्रोडक्शन करें तो कितनी क्वांटिटी में करें। क्यों क्वांटिटी डिसाइड करना क्यों जरूरी है? सपोज किसी प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे एंड नाउ ही इज प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। वो कपड़े बना रहा है, क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। ये देखना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा प्रोड्यूस किया हुआ आउटपुट अनसोल्ड ना रहे, हमें लॉस ना हो। सपोज तुम प्रोडक्शन करने लगे और तुमने ये नहीं देखा कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। डिमांड के बेसिस पे हम कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जब हम अननेसेसरी प्रोडक्शन करेंगे, डिमांड को कंसिडर नहीं करेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या रहेगा? ऐसे ही हमारे पास अनसोल्ड पड़ा रहेगा। और अनसोल्ड से हमें क्या होगा? हमारी कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। अल्टीमेटली फर्म क्या फेस करेगी? लॉस फेस करेगी और फर्म बंद हो जाएगी। तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, साथ ही साथ किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, सो डेट वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट एज अ प्रोड्यूसर। So center problem of what to produce is related to the choice of goods to be produced and the quantities. नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस यानी कि कौन सी टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटीज में करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि किस तरीके से प्रोडक्शन करें। किस तरीके से प्रोडक्शन करें, ये सोचने पे हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन के तरीके कौन कौन से हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से तरीके का यूज करना है। तो बेसिकली प्रोडक्शन के दो मेन तरीके होते हैं। पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके पास दो चॉइस होती हैं। जैसे गुड्स के केस में थी, दो चॉइसेस थी कि या तो कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन कर लो या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर लो। तो चॉइस हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि उसके पास दो टेक्निक है, या तो इस टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन कर लो और या फिर इस टेक्निक का यूज करिए। तो उसको क्या है, इन दोनों में डिसाइड करना है। अब दोनों में डिसाइड करेगा तो उसको पहले समझना चाहिए कि ये टेक्निक क्या है और ये टेक्निक क्या है। तो चलिए इनको समझते हैं वन बाय वन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मोर यूज ऑफ लेबर, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है? मोर यूज ऑफ लेबर का मतलब है सपोज तुम्हें कपड़ों का प्रोडक्शन करना है और तुम्हें सिलाई करके 10 पेयर ऑफ क्लॉथ्स बनाने हैं, 10 पेयर ऑफ क्लॉथ्स है जो तुमको बनाने हैं। अब इसके लिए क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो तुम लेबर का यूज करके इन पेयर ऑफ क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कराओ और या फिर तुम कोई ऐसी मशीन लगा लो जो ऑटोमेटिकली उन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कर सके, उस स्विंग के काम को कर सके या उससे रिलेटेड जो भी काम है उसको मशीन कर सके। जैसे होता है कि कोई एक फार्मर है तो फार्मर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मैनुअल तरीके से अपने खेत में सीड्स डाले या फिर वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज करे या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका यूज करे। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जब हम ज्यादा लेबर का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब मशीनरी, जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह, जो स्विंग मशीन, प्लांट्स आते हैं बड़े बड़े, उनका ज्यादा यूज करना। और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब कि मैनुअल वर्क्स कम, यानी कि लेबर कम और मशीनरी ज्यादा। ये कहाँ पे यूज होती है?
जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया पॉपुलेशन रिच कंट्री है, तो जो पॉपुलेशन रिच कंट्रीज होती हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर कम होती है, यानी कि लेबर हमें सस्ते में मिल जाती है। तो ऐसी कंट्रीज में कौन सी टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन टू वर्क विद। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, तो अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं किसी की भी, तो वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, यानी कि लेबर चीप नहीं है वहां पे, तो वो कौन सी टेक्निक का यूज उनके लिए सुटेबल होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। सो दिस इज अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्निक। इसमें हम कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे? जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब जो चीज हमें कम लागत में पड़ रही है। जैसे कि किसी भी पॉपुलेटेड कंट्री लाइक द इंडिया एंड चाइना, लेबर सस्ती पड़ेगी, तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर हम किसी ऐसी कंट्री में हैं जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो वहां पे हमें लेबर महंगी पड़ेगी, तो हमें कौन सी टेक्निक ज्यादा सुटेबल है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो दिस इज रिलेटेड टू डेट विच टेक्निक शुड बी यूज, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कौन सी टेक्निक का यूज करके हम प्रोडक्शन करें। उसके हमारे पास दो चॉइस हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सी हम यूज करेंगे? जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जिसमें हमें लागत कम आएगी। और लागत किस में कम आएगी? वो अगेन उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है क्या। ठीक है। Which of the available technologies to adopt in the production at least cost? For example, farming can be done by either by, हम कैसे यूज कर सकते हैं? लेबर टेक्निक और या फिर कैपिटल टेक्निक। डिपेंड किस पे करता है कि हमें कौन सी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट सेंटर प्रॉब्लम, जो कि सेंटर प्रॉब्लम नंबर 3 है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन करें? जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करके करें? It is a problem related to distribution of produced goods among the different goods of groups of the society. It has two aspects: personal distribution and functional distribution. इसमें क्या होता है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सपोज यू आर मेकिंग द टॉयज, तो आप कौन से सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं सोसाइटी के को? एडल्ट को तो कर नहीं रहे होंगे, ना ही ओल्ड एज को करेंगे, तो हम किन से? जो चाइल्ड सेक्शन है, यानी कि चिल्ड्रन जो है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द बुक्स, तो कौन सा जो हमारा अकेडमिक वो है ग्रुप, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम के अंदर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोडक्शन जो है कौन से सेक्शन के लिए करना है। तो mainly it has a personal distribution and the functional distribution. Personal distribution means distribution between the different groups of the society. जो income है वो different groups के बीच हमें कैसे divide करेंगे। और functional distribution होता है कि जो income arise हुई है उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। दीज आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें इनकम को इनके बीच में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं? लेट्स टेक इट इन अनदर स्लाइड। Factorial distribution is the distribution of income among the different sections of different factors of production. जो हमारे factors of production है, यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने अलग अलग फैक्टर्स का यूज किया, तो जब हमारा प्रोडक्शन हो गया और उससे हमें जो इनकम मिली उसको हम किसको देंगे? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसमें। सपोज हम 10 लोग हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हैं, वहां पे हमने कुछ प्रोड्यूस किया, सपोज हमने वीट प्रोड्यूस किया, तो वीट से जो हमारी इनकम जनरेट होगी उसको हम क्या करेंगे? अब जो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था उनके हम डिवाइड करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जिन्होंने प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया।
अपना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कौन कौन देता है? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन होता है लैंड, दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है लेबर, तीसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल, और फोर्थ नंबर पे कंट्रीब्यूशन होता है किसका? एंटरप्रेन्योर, जो कि सब चीजों को मैनेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हमें इनकम अराइज हुई है वो डिवाइड भी किसके बीच में होगी? जिन्होंने उस प्रोडक्शन में सहयोग दिया था। सहयोग किस किसने दिया? जमीन ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर ने। तो इनको अलग अलग फॉर्म में इनकी पेमेंट की जाती है। जो पेमेंट हम लैंड को करते हैं उसको हम बोलते हैं रेंट, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन किस वे में पे किया जाता है? इन द वे ऑफ रेंट। रेंट की फॉर्म में इनको पेमेंट होती है, किसको? लैंड को। दूसरा लेबर, लेबर के लिए जो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पेमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या? वेजेस। जो हमने कैपिटल लगाई, कैपिटल का मतलब पूंजी, जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई, जो हमने पैसा लगाया, उस पैसे के बदले में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। यानी कि जितनी कैपिटल लगी है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सपोज 4 लाख कैपिटल लगाई, 10% के रेट से लगाई, तो उसको इंटरेस्ट देंगे कितना? 40,000। फिर है एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर होता है जो इन सब चीजों को मैनेज करता है। अगर इनको मैनेज करने वाला नहीं हो कोई, तो क्या लैंड, लेबर, कैपिटल अपने खुद के वे पे काम कर सकती है? नहीं। तो एंटरप्रेनर इज वन हु मैनेजेस ऑल दिस थिंग्स, जो इन सबको मैनेज करता है। किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस को केयरफुली कैरी आउट करने के लिए। तो एंटरप्रेनर को जो पेमेंट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो सपोज करिए कि हमने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन से हमें इनकम हुई 4 लाख रुपीज। अब ये 4 लाख किसी एक के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन इज अ कंबाइंड प्रोसेस, उसमें कंट्रीब्यूशन है हर एक फैक्टर का। तो हर एक फैक्टर को उसकी पेमेंट देनी होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे? लैंड के लिए क्या पे करेंगे? रेंट। लेबर को क्या पे करेंगे? उनका कंट्रीब्यूशन वेजेस के तौर पे। कैपिटल को क्या देंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो दिस इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो तीसरी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, उसमें यही सॉल्व होता है कि हमें किस तरीके से जो इनकम जनरेट हुई है, किस ग्रुप को टारगेट करके हमें प्रोडक्शन करना है, और जो हमारी इनकम जनरेट हुई है उसको हम किस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहले कंसिडर करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, वो है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों होती हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है उसके पीछे का रीजन, दैट व्हाई दिस हैज बीन अकर्ड, ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा होता है कि वो है क्या प्रॉब्लम, और तीसरी चीज है कि उसका सोल्यूशन क्या है, फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, कि अब अगर ऐसा है तो हम किस तरीके से मैनेज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हम 3 पार्ट में, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक है, उसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ताकि हमारा जो आगे का इसके ऊपर फाउंडेशन है वो स्ट्रांगली बिल्डअप हो सके। उसके लिए हमने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। वो 3 पोर्शंस क्या हैं? कि सबसे पहले हमने समझा कि इकोनॉमिक्स है क्या, जिसने हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कि किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाए जिससे कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम हो, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम हो। दूसरा हमने इसके बारे में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और कई बार हमसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पूछ सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज, व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं। इसको जब हम सेकंड पार्ट में अब हमने डिवाइड करके पढ़ा, तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स।
व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी, कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom to produce. और क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बेसिक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसकी चॉइस करना। कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं? कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। एक बार रिकैप देखते हैं इसका। सबसे पहली सेंटर प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कि अगर हमने चॉइस कर लिया कि सपोज हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें कि डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाए सोसाइटी की और हमें भी लॉस ना हो। सेकेंड सेंटर प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम किस चीज का सिलेक्शन करते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी? दो टेक्नोलॉजीज हमारे पास होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है? मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव क्या है? मोर यूज ऑफ मशीनरीज एंड कैपिटल एटसेट्रा और लेस यूज ऑफ लेबर। अब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगी। तीसरी सेंटर प्रॉब्लम क्या है? तीसरी सेंटर प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना है अपना प्रोडक्शन करते टाइम। कि हम टॉयज बना रहे हैं, हम स्पेक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और जो वहां से हमारी इनकम जनरेट हुई है उसका हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कैसे उसको डिवाइड करते हैं, और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो फैक्टर्स जिन्होंने हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प की थी, तो अब हम उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनको पे करेंगे। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस फॉर्म में हमें पे करना है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चार हमारे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको लैंड को रेंट की फॉर्म में, और लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में हमें पे करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। और जो नेक्स्ट हम पार्ट डालेंगे उसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि किस तरीके से इन सेंटर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। तो इस चैप्टर को इसलिए हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन में इंट्रोडक्टरी कि क्या क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वन इज अबाउट द सेंटर प्रॉब्लम्स एंड थर्ड वन इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द सेंटर प्रॉब्लम्स, जिसमें हम पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो इन सॉल्यूशंस के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें एक कंसेप्ट और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वैसे पीपीएफ से रिलेटेड है, हम इसको पीपीएफ के अंदर पढ़ेंगे, बस एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, क्योंकि ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज आपके पास 2 घंटे हैं, उस 2 घंटे में आप सो जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी, जो आप सोए हैं वो आपने उस रिसोर्स का यूज किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे सोते नहीं तो उस रिसोर्स का आपके लिए क्या क्या यूज हो सकता था, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कि अगर आप सोचे कि अगर मैं इस 2 घंटे में सोता नहीं तो मैं शायद 2 घंटे पढ़ लेता और एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता, तो वो चीज होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। जो यूज आपने किया है उसको छोड़ के आप उसका दूसरा जो बेस्ट यूज कर सकते थे उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास, उसी एग्जांपल को हम बार बार लेते ताकि आपको अच्छे से आ जाए, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। अब इस जमीन पे आपने क्या किया
कि एक बड़ा सा घर बना लिया, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने इसको यूज कर लिया, आप उस पर रह रहे हैं, तो ये तो इसका क्या है, यूज। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि अगर आप इस पे घर नहीं बनाते तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा होता अगर मैं इस पे खेती कर लेता, तो लेकिन आपने की तो नहीं। तो ये क्या है, फार्मिंग इसके लिए क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस वो यूज जो हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज जो था, उसमें जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर फार्मिंग करके मैं सोचूं कि अगर मैं इस पर फार्मिंग करता तो मुझे 50,000 रुपए की इनकम आती, तो ये इनकम मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं सोचूं मेरे पास 2 घंटे हैं और इस 2 घंटे का मैंने यूज किया स्लीप के लिए, नींद के लिए, अब हम बाद में बैठ के सोचे कि अगर इस 2 घंटे में हम पढ़ लेते तो हम एग्जाम में 20 मार्क्स ला सकते थे। ये 20 मार्क्स लेकिन लाए तो नहीं हम, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, ये क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि वो चीज जो हमने फॉरगॉन कर दी, लेट गो कर दिया, जिसको हमने जाने दिया, जिसको हमने यूज नहीं किया यूज के अलावा। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। इट इज द कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी विच हैज बीन गिवन अप, जिसको हमने छोड़ दिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज इसमें वो एग्जांपल है कि आपके पास टाइम है, अपनी उसको यूज कर सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और चैटिंग ऑन फेसबुक के लिए। देन चैटिंग ऑन फेसबुक बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, कि अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन में उसको यूज करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, चैटिंग ऑन फेसबुक, यानी कि जो चीज आपने फॉरगॉन करी। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हमने छोड़ दिया, जिसको हमने रियल में यूज नहीं किया। जो हमने रियल में जो टाइम जहां पे दिया वो हमारा यूज होता है उसके लिए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे मैं बोलूं कि एक फार्मर है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज करिए एक फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया कि वीट की खेती की। वीट की खेती से सपोज करिए उसको 1,000 रुपए की इनकम होती है। अब फार्मर क्या सोचता है कि अगर मैं उसके ऊपर राइस ग्रो कर लेता तो मुझे 2,000 रुपए की इनकम होती। तो राइस की जो इस पे फार्मिंग है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। जो पहला बेस्ट लगा वो हमने किया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता कि अगर हम उस पे राइस का प्रोडक्शन करते। तो दिस इज द गिवन अप कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हमारी काम आएगी किसमें, कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ेंगे, वहां यही होगा कि हम 2 कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें एक टाइम पे एक के लिए उसका ज्यादा पोर्शन देंगे, तो दूसरे को जिसको हम गिव अप कर देंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो तुम अपनी बहुत सारी चीजों को साइड रख रहे हो, जो साइड रखी हुई चीजें हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि अगर तुम पढ़ते नहीं तो उस टाइम का कहाँ यूज कर सकते थे। तो गिवन अप टाइम इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और रियल यूज से जो अलग होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो इट इज द कॉस्ट इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। तो आज हमने पढ़ा सेंटर प्रॉब्लम्स के बारे में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, और हम पढ़ेंगे पीपीएफ के बारे में, जो सोल्यूशन देता है किसके लिए, सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के लिए। और उसी के साथ हम इस कंबाइंड चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जीएमई।